नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, रीट रिजल्ट 2022 और महत्वपूर्ण है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल किया गया है। रीट का परिणाम आने के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्केलिंग पद्धति अपनाकर तीनों पारियों के पेपर का स्तर समान करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वह इस्तेमाल करा है। और इस स्केलिंग से साथियों इस स्केलिंग से जो अंक आए हैं और स्केलिंग फार्मूले से दूसरी और चौथी पारी वालों को इसमें कुछ फ़ायदा मिला है और काफ़ी अभ्यर्थियों के जो मार्क्स हैं वह जो प्राप्तांक है उन वास्तविक अंकों से उनके प्राप्तांक स्केलिंग फार्मूले के बाद कम हुए हैं और कुछ के बढ़ गए हैं। तो साथियों ये किस प्रकार से हुआ है और नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले को किस प्रकार से यूज़ करा गया है, तो और इसी के साथ ही जो अभ्यर्थियों के अंक जो कम हुए हैं और ज़्यादा हुए हैं और एक महत्वपूर्ण चीज़ नॉर्मलाइजेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी, इन सभी चीज़ों की जानकारी साथियों आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। साथियों तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और नॉर्मलाइजेशन के लिए सबसे पहले ले चलते हैं आपको जो भास्कर की एनालिसिस है यानी एक्सप्लेनर है उसके साथ। साथियों रीट का रिजल्ट आ चुका है और रीट के रिजल्ट आने के साथ ही जो स्केलिंग का फार्मूला है और उस स्केलिंग के फार्मूले यानी कि नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले से जो किसको नुकसान हुआ है और किसको फ़ायदा हुआ है यह देखने के लिए भास्कर एक्सप्लेनर ने अपनी रिपोर्ट तैयार करी है। और यहाँ बताया है परिणाम आने के बाद 46,000 पदों के लिए 4 व 5 फरवरी को शिक्षक भर्ती परीक्षा है और सिलेबस भी अभी जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ ही रीट स्केलिंग फार्मूले से साथियों दूसरी और चौथी पारी वाले को फ़ायदे हैं और ये किस प्रकार से इसके अंदर दिखा रखा है। साथियों जो खबर छपी है ये है हमारे पास में जो पाली से और इसमें बताया गया है रीट का परिणाम आने के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्केलिंग पद्धति अपनाकर 3 पारियों के पेपर का स्तर कम समान करने के लिए नॉर्मलाइजेशन फार्मूले का अपनाया है। जिन अभ्यर्थियों ने 23 जुलाई को शाम की पारी में परीक्षा दी उन जिनके 150 में से 116 से कम अंक थे उनके अंक बढ़े हैं। और इसी के साथ ही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा यहाँ ध्यान रखिएगा कि 150 में से 116 से कम अंक थे उनके अंक बढ़े हैं और 116 से अधिक अंक वालों के कम अंक हुए हैं। तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। और 24 जुलाई को सुबह की पारी का पेपर स्केलिंग के अनुसार सरल था और इसे आधार माना गया है और इस पारी में अंकों में परिवर्तन नहीं हुआ है। 24 जुलाई को शाम की पारी में जिन्होंने 150 में से जो 98 से कम अंक प्राप्त किए उनके स्केलिंग के बाद अंक बढ़े हैं। तो ये साथियों ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा कि उनके स्केलिंग के बाद अंक बढ़े हैं और यहाँ 98 से अधिक अंक वाले प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के स्केलिंग के बाद अंकों में कमी आई है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसी के साथ ही यहाँ अब जो महत्वपूर्ण जो बात यहाँ दिखा रखी है यहाँ ये दे रखी है कि रीट के 150 अंक की परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों द्वारा अलग अलग पारियों में प्राप्त अंकों को लेकर प्रत्येक पारी का औसत और माध्य माना गया है। और यहाँ दे रखा है आपके सामने, थोड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा तो आप थोड़ा इसे ध्यान से देखें। सर इनका मानक विचलन साथियों इनका मानक विचलन निकला गया जो कि इस प्रकार है। साथियों विवरण है यहाँ हमारे पास में सबसे पहले जो पारी नंबर 2 है, पारी नंबर 3 है, फिर पारी नंबर हमारे पास में 4 है और इनका जो माध्य है यहाँ इनके एक एक करके सभी का दे रखा है। और माध्य विचलन जो कि यहाँ है 18.3459 है, यहाँ 17.4702 है और यहाँ 19.1021 दे रखा है। और ऐसे समझे हम इस नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले को। तो आप यहाँ देखिएगा सबसे पहले जो फार्मूला है वो कुछ इस प्रकार से बनाया गया है और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ है फार्मूले के बारे में स्केलिंग के अंक, ये देखिएगा सबसे पहले हमारे पास में आती है तीसरी पारी। यहाँ जो ऊपर की पारी दे रखी है तीसरी पारी है और यहाँ आपको प्लस करना है प्राप्त जो पारी के मध्य अंक जो कि दे रखे हैं अपने पास में और अभ्यर्थी के पारी का मानक विचलन और इसमें गुणा करना है आपको तीसरी पारी के मानक विचलन से। यहाँ तीसरी पारी इसलिए भी है क्योंकि इसका पेपर तुलनात्मक रूप से सरल हुआ है। तो ये है। और साथियों यहाँ जो पॉइंट आते हैं और कुछ इस प्रकार से रहेंगे। ये तो हुई फार्मूले की बात और अब हम इसे समझते हैं कि किस प्रकार से ये फार्मूला
हमारे लिए इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। तो अभ्यर्थियों के नंबरों से हम 3 उदाहरण से समझते हैं कि पहला अभ्यर्थी है और नाम है इसका, हम दे देते हैं सोनिया गोयल, और ये इसकी जो पारी है ये है द्वितीय पारी, और ये इसकी पारी की जो डेट हुई थी 23 जुलाई शाम को, और इसके प्राप्त अंक हुए हैं हमारे पास में 97 हुआ है। तो स्केलिंग के बाद साथियों, स्केलिंग के बाद इसके जो अंक बनेंगे वे बनेंगे 97.91। तो साथियों ये इसके अंक यहाँ पे बढ़ गए हैं और इसके अंक में बढ़ोतरी हुई है, 0.91 अंक की बढ़ोतरी हुई है। और अब आप देखते हैं दूसरा अभ्यर्थी, और दूसरा अभ्यर्थी हमारे पास में कुछ इस प्रकार से है, और नाम है इसका हमने दिया है, ऐसे ही नाम दिया है मोहन देवासी, और इसके जो पारी है वह तीसरी पारी, और इस पारी का जो डेट थी हमारे पास में 24 जुलाई सुबह है, और इसके प्राप्त अंक हुए हैं 109। और इसके लिंक के बाद इसके जो अंक हैं वे बिल्कुल सेम ही रहेंगे, क्योंकि इस पारी के लिए बदलाव हमें नहीं देखने को मिल रहा है। और अब हम बात करते हैं तीसरी पारी की, और तीसरी पारी एक जो कैंडिडेट है उसका नाम ले लेते हैं हम, राजेंद्र कुमार, और ये जो पारी है वह हमारे पास में 24 जुलाई की शाम की पारी है, और इसके जो प्राप्त अंक हैं वह 82 है। और इसके लिंक के बाद साथियों आप थोड़ा देखिएगा, इसके लिंक के बाद इसके अंक हो गए हैं 83.36, यानी इसके जो 0.36 के इसके जो अंक है वे बड़े हैं साथियों। तो अब हम देखते हैं एक अभ्यर्थी के बारे में कि उसके स्केलिंग के अंक किस प्रकार से प्राप्त हुए हैं, यानी उसके लिए नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से हुआ है। और अभ्यर्थी नंबर 1 लेते हैं, और इस अभ्यर्थी के लिए जो पारी है वह द्वितीय पारी है, और द्वितीय पारी ऊपर आप देख सकते हैं कि जो द्वितीय पारी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास में यहाँ दिखाई दे रही है। आप इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो उसके जो प्राप्तांक है साथियों, द्वितीय पारी के जो प्राप्तांक है उस व्यक्ति के वह 97। अब स्केलिंग किस प्रकार से हुई है और स्केलिंग के बाद जो स्केलिंग के अंक उसको मिले हैं वह किस प्रकार से मिले हैं, इसके लिए जो फॉर्मूला है वह मैंने आपको बताया था, और ये मैंने यहाँ वापस लिख भी दिया है आपके लिए कि क्या है इसका फॉर्मूला। और देखिएगा यहाँ ये जो फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले के अंदर स्केलिंग के अंक हैं। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना होगा जो तीसरी पारी के माध्य अंक, और साथ ही यहाँ देखें तीसरी पारी के जो माध्य अंक है ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं, और यही मैंने नीचे की तरफ यहाँ पे लिख भी दिए हैं। और अब इसके बाद आता है प्राप्तांक। साथियों जो अभ्यर्थी है उसके प्राप्तांक कितने हैं, तो यहाँ मैंने आपको बता दिया था, ये अभी प्राप्तांक इसके 97 है, तो मैंने ये यहाँ पे नीचे की तरफ जो फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दी है। और अभ्यर्थी के पारी के जो माध्य अंक कितने हैं साथियों, पारी मैंने आपको बता दी थी द्वितीय पारी है, तो द्वितीय पारी के जो माध्य अंक हैं वे आपको देखने हैं। द्वितीय पारी के जो माध्य अंक है वह 81.65 और 75 है, और यही आपको इस फॉर्मूले में यहाँ पे आपको पुट करने हैं, और मैंने यहाँ पे इसको लिख भी दिए हैं। और तीसरी पारी का साथियों इसके अपोन में, साथियों इसके जो अपोन में दे रखा है, देखिएगा ये जो बीच का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में नीचे की तरफ दे रखा है अभ्यर्थी के पारी के माध्य। साथियों माध्य जो विचलन है वह कितना है, तो अभ्यर्थी की जो पारी है वह द्वितीय पारी है, और द्वितीय पारी के जो माध्य विचलन है अपने पास में यहाँ ये दे रखा है, और यही जो मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ आपके यहाँ पे लिख भी रखा है कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे देखना भी है, ये मैंने लिख दिया है नीचे की तरफ। और ये सभी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर दी है, और यहाँ एक और रह गया हमारे पास में लास्ट में तीसरी पारी का मानक विचलन, और ये तीसरी पारी है और इसका मानक विचलन आपके यहाँ दिखाई दे रहा है। आपके सामने सभी चीज़ें हैं। आपका फॉर्मूला ये करने के लिए, आपके अंकों के ट्राई करने के लिए पेन पेंसिल लेके बैठें, जिससे कि ये डिटेल्स आपके सामने नज़र आ रही है, आप भी कैलकुलेशन कर सकें। और अब हम लिखते हैं इसकी वैल्यूज़। यहाँ तीसरी पारी के अंक मैंने लिख दिए हैं, और देखिएगा तीसरी पारी के जो माध्य अंक हैं वे आपके सामने यहाँ हैं, और ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं। इसी के साथ ही अभ्यर्थी के जो 97 मार्क्स है ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, और इसी के साथ ही अभ्यर्थी के जो पारी के जो माध्य अंक हैं ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और यहाँ देखने के जो सभी चीज़ें हैं एक एक करके मैंने पुट कर दी है, यानी ये वाला सेक्शन मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। और अब यहाँ कैलकुलेशन करता हूँ। सबसे पहले ये जो वैल्यूज़ है इसको मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस करने पे ये आता है। और अब जो नीचे माइनस करने के बाद ऊपर के जो दोनों वैल्यूज़ दे रखी है, यहाँ जो दोनों अंक मेरे पास आ रखे हैं और ये अंक ये यहाँ नीचे शिफ्ट हुए हैं, तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से जो मुझे वैल्यू प्राप्त हुई है वह 268.0365 मुझे प्राप्त हुए हैं। और इसके अंदर जो इसके अपोन में थे 18.34 और 59, इसी का मुझे भाग देना है, और भाग मैंने दिया है। और भाग देने के बाद मुझे जो प्राप्त हुए हैं 14.61 और 01 यह प्राप्त हुआ है। और इसमें पहले वाले जो वैल्यू है ये इसमें जोड़नी है,
और दोनों को जोड़ने के ऊपर मुझे जो प्राप्त हुई राशि है वह 97.91 जो अंक है वह है। तो साथियों आप यहाँ देख रहे हैं कि जो प्राप्तांक है विद्यार्थी के यानी अभ्यर्थी है, अभ्यर्थी के प्राप्तांक तो है 97 और स्केलिंग में उसके पॉइंट जो 91 मार्क्स है वह बढ़ चुके हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये साथियों ये जो डिफरेंस है इस प्रकार से आपकी जो मार्कशीट आई है उसके अंदर ये शो हो रहा है। तो ये पूरी कंप्लीट यानी कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कंप्लीट जानकारी किस प्रकार से आपको फॉर्मूले के रूप में देखनी है। तो ये चीज़ है यानी कि आपका जो स्केलिंग का जो फार्मूला अंक होगा वो आपको इस प्रकार से यहाँ निकालना होगा और मैंने आपको डिटेल में इसको दिखा दिया है। आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लेने के बाद आपके जो अंक आए हुए हैं, आपके प्राप्तांक आए हुए हैं, उसको आप देख लें कि ये स्केलिंग के फॉर्मूले में वो सेट होने के बाद में आपके अंकों में क्या कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है। और अब हम आपको बताते हैं क्यों ज़रूरत पड़ी नॉर्मलाइजेशन की। तो इसमें दे रखा है विभिन्न पैमाने पर मापे और मानों को सामान्य पैमाने पर समायोजित किया जाता है और ये सामान्य परीक्षा मापदंडों के आधार पर उम्मीदवारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। और इसी के साथ ही इसका उद्देश्य परीक्षा की विभिन्न पारियों में कठिनाई स्तर को समायोजित करना है और इस प्रक्रिया में स्कोर के मूल्यांकन के लिए एक सूत्र का उपयोग किया जाता है। यह परीक्षा लेने वाले आयोग पर निर्भर करता है कि वह कौन सा फॉर्मूले का इस्तेमाल करता है और अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक और विभिन्न पारे में वेद प्रश्नों की वास्तविक जो संख्या के इनपुट के रूप में ये भी लेते हैं। तो साथियों इस कारण से जो नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत हमें पड़ती है और इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन हुआ है और आपने आपके अंक की बढ़ोतरी और घटोतरी की देखनी थी वे किस प्रकार से आपने देखी है। और मैंने डिटेल में आपको सभी चीज़ें दिखा दी है कि किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन के अंदर स्केलिंग का फार्मूला आपने प्रयोग करा है और प्रयोग करने के साथ ही जो आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन देखा है और आपके जो अंक है इस प्रयोग के माध्यम से इस फॉर्मूले के माध्यम से क्यों कम और क्यों ज़्यादा हुए हैं। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी मित्रों को और रीट के सभी अभ्यर्थियों को ये वीडियो शेयर करना न भूलें जिससे कि सभी यह चेक कर सके कि उनके जो स्किलिंग के अंक हैं और प्राप्तांक है वो डिफरेंट क्यों हैं। तो साथियों प्लीज़ शेयर इट।